इल्लल्लाह। भोपाल कैसा लगा आपको एज ए शूटिंग डेस्टिनेशन? राजनीति, आरक्षण, चक्रव्यूह, अब ये चौथी फिल्म है, तो आप समझ सकते हैं भोपाल मुझे कैसा लगता होगा। चीफ मिनिस्टर से मिलना हुआ वहाँ कभी? बहुत बढ़िया, मतलब उनसे अगर संपर्क करना हो तुरंत हो जाता है संपर्क। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम नाज़रीन आदाब, खबरों के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले हेडलाइंस। पुंछ सेक्टर में हिंदुस्तानी चौकी पर पाकिस्तान की बिला इश्तियाल फायरिंग, 5 हिंदुस्तानी फौजी शहीद। पाकिस्तानी फौज की हरकत पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में हंगामा, हुकूमत पर सरहदों की हिफाजत में नाकामी का इल्जाम। मुलायम सिंह ने कहा चीन और पाकिस्तान से मुल्क को सबसे ज्यादा खतरा, हुकूमत से कहा रहे होशियार। और दुर्गा मामले पर अखिलेश ने कहा सच्चाई आनी चाहिए सामने, मौतली के फैसले को ठहराया हक बजाने। जम्मू कश्मीर में पुंछ सेक्टर में हिंदुस्तानी चौकी पर पाकिस्तानी फौजियों ने बिला इश्तियाल फायरिंग की है। पाकिस्तानी फौजियों की इस कार्रवाई के नतीजे में 5 हिंदुस्तानी फौजी शहीद हो गए हैं। दिफाई जराये के मुताबिक गुज़िश्ता रात तकरीबन 20 पाकिस्तानी फौजी हिंदुस्तानी इलाके में दाखिल हो गए थे। उन्होंने LOC पर हिंदुस्तानी जानिब कायम सरला पोस्ट पर हमला किया। शहीद जवानों का ताल्लुक 21 बिहार रेजिमेंट से है। इनमें 4 की शिनाख्त नायक प्रेम सिंह, सिपाही रविंद्र प्रसाद, सिपाही विजय राय और सिपाही N शंभू के तौर पर होगी। जराये का कहना है कि जमात-उद दावा के चीफ हाफिज सईद ने जुलाई के तीसरे हफ्ते में LOC का दौरा किया था। जराये का यह भी कहना है कि सईद की हिदायत पर लश्कर, जमात-उद दावा और हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंट हिंदुस्तानी इलाके में दरअंदाजी की कोशिश कर रहे हैं। जिला पुंछ के चकदाबाग के लोगों ने रात में फायरिंग की मुसलसल आवाजें सुनी। चकदाबाग के साबिक सरपंच मोहम्मद फजल ने रात में हुए ये तफसील बताई। खड़ी करमाड़े गांव से तलक रखते हैं। आज रात को हमारा एक बड़ा इम्पॉर्टेंट दिन था, क्योंकि 27वीं रात जो है रमज़ान की बड़ी एक अहमियत है इसकी। तो हमारे ये सारी मस्जिदों में लोग इबादत करते रहे और जागते रहे। तो बहरहाल मैं भी बात मस्जिद में तो नहीं जा पाया और अपने मकान की छत पर रात के 2:30-3 बजे तक रहा हूँ। तो हम बॉर्डर के लोगों को क्या हम बताएं, हमेशा हमें जब भी 1-2 फैर होते हैं तो हमारा सांस निकल जाता है कि आई वही तबाही पहली। तो आज रात को तो बहुत लंबा चौड़ा फैर की आवाज़ सुनता रहा हूँ मैं। बारिश भी था, बीच में माइकों का आवाज़ भी था, क्लियर नहीं था हो रहा, मगर शंकार ही था। इस हमारे आगे बॉर्डर इलाके में फायरिंग की आवाज़ें बहुत ही आई हैं। तो सुबह से हम सुन रहे हैं कुछ, शायद मुझे क्लियर नहीं कह सकता हूँ, सुनने में आया कि कुछ घुसपैठ थी, क्या था, क्या खबर थी, कुछ नुकसान हुआ है। पाकिस्तानी फौज की कार्रवाई और हिंदुस्तानी फौजियों की शहादत के मामले पर पार्लियामेंट में सख्त एहतजाज किया गया। पार्टी खतूत से ऊपर उठकर दोनों ऐवानों में अरकान ने पाकिस्तानी फौज की इस हरकत की सख्त मजम्मत की और हुकूमत से इस सिलसिले में जवाब मांगा। हुकूमत की तरफ से कहा गया कि वजीर दिफा इस पूरे मामले पर ऐवान में बयान देंगे, लेकिन मुश्तइल अरकान इससे मुतमईन नहीं हुए। हंगामा आराई के सबब दोनों ऐवानों की कार्रवाई में खलल पड़ा। डिस्कशन। नाज़रीन, हम आपको बता दें कि भारी शोर शराबे और हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्रवाई 3 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। उधर पाकिस्तानी फौज की बिला इश्तियाल अंगेज फायरिंग के मामले पर मुलायम सिंह यादव ने लोकसभा में तहरीक इल्तिवा पेश कर दी। मुलायम सिंह ने पाकिस्तानी फौज की इस हरकत की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि मुल्क के लिए सबसे ज्यादा खतरा चीन और पाकिस्तान से है। मुलायम ने हुकूमत से चौकस रहने को कहा। के
सैनिकों की 5 को शहीद हो गए, तो एक तो पाकिस्तान से पूरी की पूरी सीमा को खतरा है। और मैं बार बार अध्यक्ष महोदय आपसे विनम्र निवेदन करते रहे, माननीय अडवाणी जी साहब से एक बार मैंने कहा था कि देश की सीमा के बारे में गंभीर खतरा हिंदुस्तान को है। जब उसी वक्त खतरा हो गया था, चीन और पाकिस्तान दोनों से खतरा है, लेकिन चीन भी और पाकिस्तान भी दोनों हमला कर रहे हैं। तो इससे ज्यादा देश को क्या खतरा होगा? क्या लोकसभा रहेगी, क्या और रहेगा? बीजेपी के यशवंत सिन्हा ने भी पाकिस्तानी हरकत की सख्त मजम्मत की है। इसके साथ उन्होंने सवाल किया कि इस किस्म की हरकतों का मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है। यशवंत सिन्हा ने कहा कि मुल्की फौज पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। नियंत्रण रेखा पर घटनाएं घटती रही हैं, पाकिस्तान की फौज आक्रामक रही है, आतंकवादियों को देश के भीतर घुसाने का उनका प्रयास चलता रहा। लेकिन सबसे जो दुखद बात है कि हमारी फौज जैसे कि वो बिल्कुल असहाय कर दी गई हो और वो जवाब देने की स्थिति में नहीं है। फारूक अब्दुल्ला साहब को मैं सुन रहा था, वो ठीक कह रहे हैं, हमारी फौज में ताकत है, इस देश में ताकत है, इस संसद में ताकत है। और पार्टी खुतूत से बुलंद होकर तमाम सियासी जमातों के लीडरों ने पाकिस्तानी फौज की इस हरकत की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि इस हरकत से दोनों मुल्कों के बीच पुरअमन ताल्लुकात की बहाली का अमल मुतासिर होगा। बहुत ही दुखद घटना है। अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान से अपने रिलेशन सुधारना चाहते हैं तो ये बहुत खराब तरीका है। और हम अभी पूरी जानकारी हमको नहीं पता चला, जैसे सुबह सुबह हमें भी पता चला है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि विदेश मंत्रालय और डिफेंस रक्षा मंत्रालय इस पर जवाब अवश्य देगा। कोई नई बात नहीं, ये आज ही नहीं है, ये कई सालों से हो रहा है। और प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मेरे ख्याल से अमेरिका में सितंबर में मिलने वाले हैं। हम उम्मीद करेंगे कि अगर सचमुच उनको वो चाहते हैं कि दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए तो ये चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी, नहीं तो एक वक्त आ जाएगा कि जब हिंदुस्तान की फ़ौज भी कंट्रोल नहीं कर सकेगी अपने आप पर। बहुत दुखद मामला है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और बीएडिंग का तो कोई कंफर्मेशन अभी है नहीं, हम लोगों को पता नहीं है ना, इसलिए उसकी चीज़ को आप बिना जाने तूल देने की कोशिश न करें। लेकिन ये है कि रक्षा मंत्री जिस मामले में निश्चित रूप से जो उचित कार्रवाई होगी ज़रूर करेंगे। पाकिस्तान हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। हमारे जवान का सर काट कर ले गया और सरकार सर झुकाए बैठी रही। आज लोगों में गम गुस्सा है, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। हमारे जवानों पर हमला हो रहा है और हम इधर से कबूतर उड़ा रहे हैं, ये चलेगा नहीं। इसका करारा जवाब भारत सरकार को देना चाहिए। जम्मू के साबिक डीजीपी और सलामती उमूर के माहिर एमएम खजूरिया का कहना है कि पाकिस्तानी हरकतों का हिंदुस्तान की जानिब से सख्त जवाब नहीं दिया जा रहा है। एटीट्यूड पाकिस्तान आर्मी का है और या तो गवर्नमेंट की उसमें मर्जी है या गवर्नमेंट की हेल्पलेसनेस है। नई गवर्नमेंट जो आई है वो हमारे लिए इतना रेलिवेंट नहीं हो रहा है, फॉरेन पॉलिसी लेवल पर उस पर देखा जा सकता है। तो ये जो है ये एक जो शरारत नहीं है, ये लोकल लेवल की बात नहीं है, ये एक पॉलिसी डिसीजन है, उसके तहत ये हो रहा है। और इसकी फैसिलिटेट इसलिए भी हो रहा है, इस एरिया को ज़्यादा पैटर्नाइज कर रहे हैं क्योंकि मुगल रोड खुलने के बाद अब एक्सेस वैली में यहाँ से आसान हो गई है और यहाँ पर छुपने की जगह ज़्यादा है और निकलने का रास्ता आसान है। तो इसके लिए हमारा कोई रिस्पांस जो है तो बड़ा रूटीन सा रिस्पांस है। जितना सीरियस इंसिडेंट हो रहे हैं और एक क्यूमुलेटिवली आप देखें तो ये कुपवाड़ा से लेके हीरानगर तक सारे बॉर्डर में ये सिलसिला हो रहा है। खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। अच्छा नहीं लगता जब देखती हूँ कि जितनी सफाई होनी चाहिए उतनी नहीं है।
खुशी तुम मेरे घर रोज आया करो। मैं तो रोज आना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे घर के पास इतनी गंदगी है, इतना बदबू है कि मुझे आना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मैं मम्मी को कहूँगी कि गलियों में कचरा ना फेंके, डस्टबिन में फेंके। ओके। ऐसा नहीं है कि हम जयपुर शहर को साफ रखने की कोशिश नहीं करते, लेकिन जरूरत है हम सबको मिलकर के इस कोशिश में साथ जुड़ने की। हम अपने घर का कचरा सुबह 7 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में ही नियत स्थान पर डालें। हमारे सारे संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए उस कचरे को 8 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में उठा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर हम सब ठान लें और अगर हम सब आपस में जुड़ जाएं, तो निश्चित रूप से हम जयपुर शहर को जो वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का सपना, आपका, हमारा, हम सब का जो ये सपना है, उसे हम पूरी तरीके से साकार कर सकते हैं। इस ईद वेस्टर्न यूनियन और चेन्नई एक्सप्रेस पेश करते हैं 10 गुना मनी ट्रांसफर। वेस्टर्न यूनियन द्वारा पैसे पाइए और पाइए उससे 10 गुना ज्यादा पैसे जीतने का मौका। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। राजस्थान ये नया नया राजस्थान, राजस्थान ये नया नया राजस्थान। सबको शिक्षा सुलभ हुई और साक्षरता की दर बढ़ी। गांव-गांव में स्कूलों और कॉलेजों की नींव पड़ी। राज्य में शिक्षा को प्रोत्साहन और शैक्षणिक माहौल बनाने के लिए राज्य सरकार ने किए कई अभूतपूर्व प्रयास। राज्य में निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू कर 7,25,000 ड्रॉप आउट स्कूल बच्चों को जोड़ा मुख्य धारा से। राज्य में 2,184 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में और 418 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक स्तर में क्रमोन्नत करने के साथ ही 667 विद्यालयों में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय शुरू किए। साथ ही राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थी योजना के तहत कक्षा 10 व 12 की परीक्षा मेरिट के आधार के प्रथम 10-10 हजार विद्यार्थियों को तथा सभी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 8वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 14 इंच आकार के गुणवत्तापूर्ण लैपटॉप। इसके अलावा बजट 2013-14 में राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थी योजना का विस्तार कर कक्षा 8वीं में दूसरे से 11वें स्थान पर रहने वाले बालक बालिकाओं को टैबलेट पीसी वितरण। वित्तीय वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा के अनुसार 1000 नए प्राथमिक विद्यालय, 1000 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक, 1000 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक एवं 600 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा। साथ ही 200 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान और वाणिज्य संकाय भी खोले जाएंगे। इसके अलावा 41,700 अध्यापकों के पद विभिन्न श्रेणियों में किए हैं सृजित। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान। राजस्थान ये नया ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल की मौतली पर उठा तनाज़ा थमने में नहीं आ रहा है। लखनऊ में सेहत से जुड़े एक प्रोग्राम में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए वज़ीर आला अखिलेश यादव ने मौतली की कार्रवाई को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि वो भी ये चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार माननीय श्री अरविंद सिंह गोप जी को जो कार्रवाई करनी थी, चार्जशीट देनी थी, दे दी है। आगे जिस तरह कार्रवाई होगी, जांच कमेटी, जांच अधिकारी जो लोग होंगे अपनी जांच करेंगे। सच्चाई सामने आनी चाहिए, जितनी सच्चाई आप चाहते हो और इस सर्वे के बाद हम भी चाहते हैं उससे ज्यादा सच्चाई बाहर आनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से हमें बेंगलोर से भी मैसेज आया कि भाई आपकी लोकप्रियता खत्म हो गई, तो इसलिए ये बताइए, हैं? देखिए गलत बात, आप गलत बात करें, नहीं गलत बात। सरकार अपना काम करेगी कि नहीं करेगी बताओ? सरकार अपना काम करेगी कि नहीं करेगी बताओ? अच्छा, जो लोग नहीं काम करेंगे, जो इस उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करना चाहेंगे, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? ये सवाल है बात सामने।
समाजवादी पार्टी के लीडर मुलायम सिंह यादव ने ये दावा किया है कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के इंहदाम के मंसूबे के बारे में उस वक्त के सदर जमहूरिया शंकर दयाल शर्मा को पता था। मुलायम सिंह के दावे के मुताबिक शंकर दयाल शर्मा ने ये बात खुद उनसे मिलने पहुंचे मुलायम और उनकी पार्टी के लीडरों के सामने कही थी। कल एक तकरीब के दौरान समाजवादी लीडर मुलायम सिंह यादव ने कहा कि बीजेपी और उसके हामियों ने जब मस्जिद को मुनज़्ज़म करने का फैसला किया तो सूरत हाल पर गौर करने के लिए उस वक्त के सदर जमहूरिया शंकर दयाल शर्मा के साथ 4 दिसंबर 1992 को एक मीटिंग हुई थी। मुलायम सिंह यादव ने मजीद कहा कि उन्होंने हुकूमत से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। तय प्रस्ताव लेकर के तय हुआ कि राष्ट्रपति जी चलेगा। राष्ट्रपति जी शंकर दयाल शर्मा जी थे, उनके पास हम लोग आए। वो रिकॉर्ड मेरे पास है, उनको पत्र दिया, लिख के दिया कि 6 दिसंबर को मस्जिद गिरा दी जाएगी। ये जनरल का निश्चित गिरा दी जाएगी। कार्यकारी में हमने भी कहा कि शंकर दयाल जी शर्मा को जब हम लोगों ने पत्र दिया, पढ़ा और बातचीत की, हम सभी राष्ट्रीय कार्यकारी करीब 18-19 लोग से पहुँचे। उन्होंने इधर भी देखा, उधर भी देखा, उधर भी कहोगे तो नहीं, फिर नहीं कहे। आवाज कह रहा हूँ। उन्होंने कहा निश्चित मस्जिद गिरा दिया। और बाबरी मस्जिद के इंहदाम के ताल्लुक से मुलायम सिंह के दावे पर सियासी पार्टियों ने मिला जुला रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। बीजेपी और कांग्रेस ने सवाल किया कि ये बात मुलायम सिंह इतने अरसे बाद क्यों बता रहे हैं। उखाड़ रहे हैं वो अयोध्या में क्या हुआ, उस वक्त जो कुछ भी हुआ हो, आज मामला अदालत में है और हिंदू और मुसलमान उसका हल निकालने के लिए आपस में मिलकर या अदालत से उस रास्ते को निकालने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मुलायम सिंह यादव जी अपनी कमियां छुपाने के लिए उत्तर प्रदेश को फिर से सांप्रदायिकता की बयार में बहा देना चाहते हैं। इस बयान का कोई औचित्य नहीं है और भारत के माननीय तत्कालीन राष्ट्रपति की बात का उल्लेख किया जाए, उनको कौन सी जानकारी होगी, उनको कहाँ से पता है? क्योंकि सवाल किसी उस राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद की जो सुरक्षा का दायित्व था वो उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को दे रखा था। अगर नेताजी ने कहा तो इस पर कांग्रेस को प्रतिक्रिया करनी चाहिए। शंकर दयाल के परिवार को प्रत्येक नेताजी कभी झूठ नहीं बोलता। नेताजी ने जो कहा उनसे कहा गया, उसको कहा होगा और ये बात सत्य हम लोगों को भी प्रतीत होती है। सर, ये 92 का मैटर था और 2013 में अब इस मामले का क्या औचित्य रहेगा? देखिए, ये बात औचित्य का सवाल नहीं, हम इसको पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बना रहे, लेकिन जो सत्यता रहती, चाहे 100 साल इतिहास तो हजारों साल पुराना, लेकिन सत्यता तो वही। बिहार के वज़ीर-ए-आला नीतीश कुमार का कहना है कि बीजेपी और जेडीयू के रास्ते अलग हैं और उन्होंने जो भी फैसला लिया वो काफी सोच समझ कर लिया है। काबीना में तोसी से मुताल्लिक बीजेपी की नुक्ताचीनियों के ताल्लुक से पूछे गए सवाल के जवाब में नीतीश ने कहा कि अगर बीजेपी को उनकी हुकूमत की इतनी ही फिक्र है तो माफी मांगकर वापस क्यों नहीं आ जाती। या प्रशासनिक संकल्प एक बार लिए जाते हैं और उस पर अमल किया जाता है, कम वक्त में जो होगा देखा जाएगा, इसकी परवाह हम नहीं करते। अब इतना ज्यादा मोह है तब माफी मांग के चले कह नहीं आते। इतनी दिलचस्पी अभी तक मंत्रिमंडल में बनी हुई है तो माफी मांग ले और चले आवे वापस लौट करके, इसमें क्या दिक्कत है? अरे माफी मांग लेंगे तो क्या करेंगे? उधर माफी मांगकर हुकूमत में शामिल होने के ताल्लुक से नीतीश कुमार के बयान पर रियासती बीजेपी लीडर तिलमिला उठे हैं। साबिक वज़ीर और रियासती बीजेपी लीडर गिरिराज सिंह ने कहा है कि अगर नीतीश मोदी के बारे में माफी मांग ले तो उन्हें एनडीए में लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री के इस बयान पर मैं यही कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी, आप में नैतिकता कहां है? जो मुख्यमंत्री निर्दलीय और कांग्रेस का पैर पकड़ करके सत्ता का सुख भोगे, वो मुख्यमंत्री ऐसे विषय कहां से उठा सकते हैं? जहां तक माफी का सवाल है, वो भले नरेंद्र मोदी का नेतृत्व स्वीकार ले तो उनको हम एनडीए में ले सकते हैं। मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी को कल्चर डिपार्टमेंट में जम करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। उर्दू के दानिश्वर हुकूमत के इस कदम को उर्दू के खिलाफ एक साजिश से ताबीर कर रहे हैं।
मध्य प्रदेश में उर्दू अकादमी का क़याम 1976 में अमल में आया था। अकादमी के क़याम के वक्त अकादमी का कुल बजट 3 लाख रुपए था। अकादमी के बजट की कमी को लेकर जब उर्दू वालों ने रियासत में तहरीक चलाई तो इसके बजट में गैर मामूली इजाफा करते हुए अकादमी का बजट 9 लाख रुपए किया गया, लेकिन यह बजट भी अकादमी की ज़रूरियात के लिहाज से नाकाफ़ी था। रियासत में उर्दू अकादमी के बजट में कमी को लेकर उर्दू वालों की मुसलसल तहरीक के बाद 80 की दहाई में बजट 9 लाख किया गया। 90 की दहाई में बजट 20 लाख पहुंचा और जब अकादमी ने 21वीं सदी में कदम रखा तो इसमें मामूली इजाफा करते हुए इसका बजट 27 लाख किया गया, लेकिन इस मामूली बजट से भी 10% टैक्स के नाम पर काट लिया जाता था। रियासत में उर्दू वालों के मुसलसल दबाव के बाद अब अकादमी का बजट 55 लाख के करीब पहुंचा है। बजट की कमी की वजह से अकादमी अपने ऐलान किए हुए 2 साल के अवार्ड को तकसीम नहीं कर पा रही है। वहीं दूसरी जानिब बजट की कमी से छुटकारा दिलाने के नाम पर हुकूमत ने अकादमी को दरपर्दा कल्चरल डिपार्टमेंट में जम करने का फैसला कर लिया। उर्दू के मुमताज़ शायर और हम एक हैं तंजीम के सदर मंजर भोपाली ने हुकूमत के इस रवैये पर सख्त एहतजाज किया है। मुझे मालूम है कि इसमें एक साजिश रची जा रही है ताकि उर्दू एकेडमी की बिल्डिंग दोबारा हुकूमत संस्कृति डिपार्टमेंट को दे दे, ताकि हमारा जो उर्दू एकेडमी का चेयरमैन है इसे ख़त्म कर दिया जाए और वाइस चेयरमैन की पोस्ट को ख़त्म कर दिया जाए, वहाँ एक सेक्रेटरी बिठा दिया जाए। पिछले 10-12 साल से मैं देख रहा हूँ कि अल्लामा इकबाल एक मरकज़ जो है जिसे बाद में उन्होंने अल्लामा इकबाल प्रभाग बना दिया, उसके तहत भी हमारे यहाँ एक सेक्रेटरी होता था। पिछले 12 साल से वहाँ पे कोई सेक्रेटरी नहीं है, एक मामूली सा क्लर्क उसे देख रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब जब इस मामले पर मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के सदर से ईटीवी ने बात की तो इन्होंने इस बात का एतराफ़ तो किया कि ऐसी कुछ चीज़ें हुकूमत के सतह पर चल रही हैं जो उनके सुनने में आई हैं, लेकिन अभी तक तहरीरी तौर पर इन्हें कुछ नहीं मिला है। वादे है कि मध्य प्रदेश में 10 साल कबल भी उर्दू अकादमी को महकमे अक़लियती फलाह व बहबूद से निकालकर कल्चरल डिपार्टमेंट में जम करने का काम हुकूमत ने शुरू किया था, जिसके खिलाफ मंजर भोपाली ने मुसलसल 4 साल तक तहरीक चलाई थी। इस वक्त तक हुकूमत ने इस मामले को इल्तवा में डाल दिया था, लेकिन इलेक्शन से कबल हुकूमत ने अपने कदम से एक बार फिर उर्दू को लेकर अपनी मंशा जाहिर कर दी है। ईटीवी न्यूज़ भोपाल। खबरें और भी वक्त ब्रेक का। कभी यूं ही जब मिले एक लफ्ज प्यार का और जिंदगी is good, PT Innerwear, PT is good। एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। Ronit Passport Deodorant Body Spray drives you crazy। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। राजस्थान ये नया नया राजस्थान, राजस्थान ये नया नया राजस्थान। राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये आवश्यक है कि अल्पसंख्यक समुदाय शिक्षित हो ताकि वो सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार अल्पसंख्यक समुदाय में शैक्षणिक विकास के लिए कर रही है कई योजनाएं संचालित। 2 लाख से कम वार्षिक आय वर्ग के विद्यार्थियों की IIT, IIM, इंजीनियरिंग एवं मेडिकल पाठ्यक्रम की कॉलेज फीस का अधिकतम 1 लाख रुपए तक पुनर्भरण। उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को 3% ब्याज पर शिक्षा ऋण और समय पर शिक्षा ऋण चुकाने वाली छात्राओं को संपूर्ण ब्याज राशि माफ। अब तक 2,27,180 विद्यार्थियों को प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मींस छात्रवृत्ति दी जा चुकी है। वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा में प्रत्येक जिला मुख्यालय एवं अल्पसंख्यक बाहुल्य के 23 विकास खंडों में बालक बालिका हेतु 56 करोड़ की लागत से अलग अलग छात्रावास और 150 करोड़ की लागत से 20 उच्च माध्यमिक आवासीय विद्यालय खोले जाना प्रस्तावित। अल्पसंख्यक शिक्षा में मदरसों के महत्व को देखते हुए 25 करोड़ की लागत से मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अलावा दिसंबर 2011 से सभी मदरसों में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ। इसके अलावा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं के लिए अनुप्रति योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के लिए 1 लाख रुपए और राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के लिए 50,000 रुपए की राशि के साथ ही IIT, CAT, AIEEE
एवं IIM में सफल अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान। अल्पसंख्यक समुदाय में रोजगारोन्मुखी तकनीकी शिक्षा के लिए 20 नए ITI प्रस्तावित। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान, राजस्थान ये नया ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। अमेरिका के ह्यूस्टन में फौजी अड्डे पर साथी फौजियों की हलाकत के मुलजिम मेजर निदाल हसन के मुकदमे की कार्रवाई आज से शुरू हो रही है। ये वाकया 5 नवंबर 2009 का है। फोर्ट हुड फौजी अड्डे पर अमेरिकी फौज में मेजर निदाल हसन की फायरिंग में 13 फौजी हलाक हो गए थे, जबकि 30 से ज्यादा जख्मी हुए थे। निदाल को सिविलियन पुलिस एहलकार ने गोली मारकर जख्मी कर दिया था। निदाल हसन मुकदमे में अपनी पैरवी खुद करेगा। वो ये साबित करना चाहता है कि उसने ये कार्रवाई दूसरों के दिफा में की थी और दूसरों से उसकी मुराद अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज से लड़ने वालों से है। डायरेक्टर राकेश रोशन की फिल्म क्रिश 3 तैयार है। इस फिल्म में हीरो ऋतिक रोशन के हैरत अंगेज कारनामे हैं। पीर के रोज इस फिल्म के फर्स्ट लुक और प्रोमो लॉन्च किए गए। इस मौके पर फिल्म के तमाम अदाकार मौजूद थे। ऋतिक रोशन ने इस मौके पर कहा कि क्रिश 3 उनके वालिद राकेश रोशन के विजन की वजह से बनाई गई। इस फिल्म में कंगना रनावत और विवेक ओबरॉय ने भी अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। लखनऊ के चौक बाजार में हालात मामूल पर आने के बाद ईद की रौनक लौटने लगी है, लेकिन फसाद से मुतासर होने वाले दुकानदार परेशान हैं। उन्होंने जो सरमाया लगाया था वो लूट गया है। मुआवजे का कोई भरोसा नहीं और बाजार पर अब भी खौफ का साया है। पेश है लखनऊ से इरफान अली की ये रिपोर्ट। लखनऊ के चौक इलाके में वाक़े विक्टोरिया स्ट्रीट पर लुटे पिटे दुकानदारों ने फिर से माल लगाना शुरू कर दिया है, लेकिन इनकी परेशानी ये है कि सरमाया कहां से लाएं। उधार से जो माल लाए थे वो लुट गया है। बड़े ताजिर बगैर पैसे के नया माल देने को तैयार नहीं। हालांकि ईद के रिवायती बाजारों की रौनक लौटने लगी है, लेकिन दूर दराज के खरीदार बहुत कम आ रहे हैं। सिर्फ मकामी लोग ही बाजार का रुख कर रहे हैं, वो भी खौफ के साए में। ईद का मौका है, सारा माल लुट गया। यहाँ से उधार लाए थे वो पैसा फंस गया और कर्जा फंस गया। इसके अंदर कोई सामान हमारा बिक नहीं पाया, तमाम सब फंसा पड़ा हुआ है। अब क्या बताऊँ। कुछ उग्रवादी हैं, ये उन लोग ने माहौल ख़राब किया और वो जो है सब बर्बाद हो गया। सब बेचारे गरीबों की मरण हो गई। और क्या चीज़ है, अच्छा बनाना चाहिए देश को। शिया सुन्नी सब एक हो जाएं। ये कुछ ऐसे फ़िरके हैं जो मतलब लड़वाते हैं। सब कुछ लुट गया। ये माल है हमारे वहाँ 50,000 रुपये का माल भरा था, 50,000 रुपये सिवैयाँ भरी थी, ये सब लुट गए। देखिए माल देख लीजिए। अब इधर वाले हमारे पास कोई नहीं, घर की कढ़ाई लेके हमारा सारा बारदाना सब कुछ, मैदा घी जो भी हमारे मुकर्रर चीज़ें थी सब लूट लिया। अब हम किससे मांगे मुआवजा, क्या करें, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। हमने 3-4 जगह एप्लीकेशनें भी दी हैं। लखनऊ की इंतजामिया और पुलिस ईद के मद्देनजर इलाके में अमन व अमान कायम करने में जुटी है। समाजी तंजीमें और सिविल डिफेंस के कारकुनान भी हालात बेहतर बनाने में ताउन दे रहे हैं। सबकी कोशिश यही है कि लखनऊ की मुश्तरका तहजीब फिर से बहाल हो जाए। ये बहुत अफसोसनाक वाक़या था कि जो लखनऊ में रमज़ान में पहली मरतबा हादसा ऐसा गुजरा कि जिसमें बाज़ार बंद होना पड़ा और मुसलमानों को ज़बरदस्त नुकसान उठाना पड़ा। पुराने लखनऊ में आमतौर से मुहर्रम के मौके पर गड़बड़ होती थी, लेकिन इस बार रमज़ान के मुक़द्दस महीने में भी शरपसंद अनासिर ने फितना पैदा कर दिया। फितना परवर तो फसाद फैलाकर रूपोश हो गए। परेशान हो रहे हैं इस इलाके के गरीब लोग, जो फुटपाथ के इन्हीं बाजारों से रोजी रोटी भी कमाते हैं और ईद की छोटी मोटी खुशियों का भी इंतजाम करते हैं। ETV न्यूज़ लखनऊ। बुलेटिन में इतना ही। आदाब।